Welcome to Jivan Jyoti podcast, where education meets inspiration, young voices meets with visionary leaders. I am Malvika from grade 8. And I am Gauri Dubedi from class 6. Today we proudly present our episode 5 of our Jeevan Jyoti podcast series. It's an honor to welcome a respected academic leader, an experienced administrator, and a guide for a force of thousands of students. Dr. Rajesh Chandra Pandey sir, the principal of Dayanand Vedic College, Urei. Sir has also devoted in higher education, youth empowerment and skill-based learning. Today we will discuss about the changing era of education, his personal journey and the skills that are essential for today's youth. Sir, thanks for joining us. It's truly a privilege to have you there. धन्यवाद। Let's start with our segment first, education era, then and now. सर, आपने एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सालों तक काम किया। आपने 1990s से और आज में कोई डिफरेंस देखा है? सबसे पहले तो आप लोगों ने इस पॉडकास्ट के जरिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए मैं पूरे जीवन ज्योति परिवार को बहुत साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक आपके इस प्रश्न का सवाल है, निश्चित रूप से 90 के दौर से लेकर और आज हम 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जी रहे हैं, तो समय के सापेक्ष बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। उनकी सूची अगर प्रस्तुत की जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि क्लासरूम टीचिंग को लेकर के और नियमित अध्ययन को लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज के समय में आया है। और क्लासरूम टीचिंग का जो दौर 90 के दशक में था और अब जिस तरह से हम एआई जनरेटेड होते जा रहे हैं, तो आभासी माध्यमों से अध्ययन के जो संसाधन विकसित हुए हैं और जो क्लासरूम टीचिंग या शिक्षक के साथ बैठकर अध्ययन करने का जो क्रम था, उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा अंतर आया है और ये अंतर हम सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सर, आपको क्या लगता है डिजिटल एजुकेशन ने स्टूडेंट को एम्पावर किया या फिर डिस्ट्रैक्ट? देखिए, डिजिटल एजुकेशन ने स्टूडेंट्स को एम्पावर तो किया है, लेकिन उसने कहीं कहीं डिस्ट्रक्ट भी किया है। और डिस्ट्रक्ट का जो रोल होता है वो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे, आप लोग भी हैं, तो एक बात पढ़ी होगी कि विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है। तो हम अगर वरदान के रूप में उसको ले रहे हैं तो वह हमारे लिए सकारात्मक सिद्ध होता है, और अगर हम उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं तो वह हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होगा। लेकिन अभिशाप के डर से किसी चमत्कार को या किसी प्रयोग को हम नकार दें, ये उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक बड़ा हिस्सा यूथ का और एक बड़ा हिस्सा समाज का इससे लाभान्वित हो रहा है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। सर, रूरल एरियाज और स्मॉल सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई हैं क्या? अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें जो संचार साधनों के विकास ने, तकनीकी के विकास ने, कंप्यूटर के प्रयोग ने, शासन की नीतियों के प्रयोग ने कहीं न कहीं बहुत लाभान्वित किया है। और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी या सुदूर अंचलों में रहने वाले विद्यार्थी या युवा पीढ़ी जो कुछ सीखना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, जो अध्ययन अध्यापन के लिए अपने को तैयार करना चाहती है, उसके लिए बहुत सारे अवसर प्राप्त हुए हैं। और निश्चित रूप से शासन की नीतियां इसमें सीधे प्रभावी होती हैं, और संचार साधनों के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में, अविकसित क्षेत्रों में भी एक नई क्रांति पैदा कर दी है। इसको हमें स्वीकार करना होगा। सर, आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कैसे थे? देखिए, मेरा विद्यार्थी जीवन बहुत उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, और बहुत सारे उतार, बहुत सारे चढ़ाव और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के हम लोगों ने देखा है। और अ, मैं उम्र के 5वें दशक में हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस समय हम लोगों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और जो अनुशासन हमारे जीवन में विद्या मंदिर का था, और विद्या मंदिरों से अध्ययन के बाद जो अनुशासन एक विद्यार्थी के जीवन में होता है, उस अनुशासन से हम भी आच्छादित रहे हैं।
और अपने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक बहुत सारी जगहों पर हम लोगों ने जो शिक्षा ग्रहण की, उसमें सबसे बड़ा जो भाव था वह अनुशासन का था। एक अनुशासित विद्यार्थी के सिद्धांतों का पालन हमारे जीवन का आधार था और स्वाध्याय हमारा एक बहुत बड़ा आधार था। और स्वाध्याय और अनुशासन ये जीवन के दो ऐसे पक्ष हैं जो किसी विद्यार्थी को अपनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपको जीवन में समाज सापेक्ष बनना है, समाज के लिए अपने को उपयोगी सिद्ध करना है, तो अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा पहलू है, महत्वपूर्ण आधार है और हमें उसको अपनाना होगा। विद्यार्थी जीवन में हम लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा आदर्श था और उस आदर्श का अनुपालन हम अभी भी करते हैं। सर, एजुकेशन फील्ड में आज तक कोई ऐसा मूवमेंट आया है जो आपको लगा हो अब सिचुएशन डिफिकल्ट हो गई है? देखिए, जो आज के संसाधन हैं, जो आज की परिस्थितियां हैं और जो आज का वातावरण है, उसमें चुनौतियां कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हैं और एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। और 90 के दशक से लेकर के 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में और आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इसमें बहुत सारे परिवर्तन, और अब तो नियमित की जगह मैं समझता हूं कि एक एक घंटे में नए नए परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। एआई जनरेटेड टेक्निक के युग में हम आ गए हैं और एआई के इस समाज में हमको कहीं न कहीं बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं। पाठ्य पुस्तकें जो कहीं हमसे दूर हुई हैं और एक मोबाइल में वो सारी चीज़ें सिमट करके आ गई हैं। तो जिस मोबाइल तकनीक के युग में हम जी रहे हैं और जिस संचार साधन की आधुनिकी के दौर में हम जी रहे हैं, कहीं न कहीं उसने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और ये परिवर्तन समाज सापेक्ष भी हैं और इन परिवर्तनों से हमने बहुत कुछ सीखा है, नई पीढ़ी बहुत कुछ सीख रही है और वह उसके लिए लाभान्वित करने वाली है। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है। सर, लीडरशिप रोल में आपको सबसे टफ डिसीजन कब लेना पड़ा? देखिए, ये बहुत कठिन प्रश्न है और अ, मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपने जीवन में बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ता है और कड़े निर्णयों के दौर से गुजरना पड़ता है। मैंने वर्ष 2001 से अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया है और एक कठिन दौर मेरे सामने आया था जब मैं प्रशासनिक दायित्व में था और चाहे अनचाहे मुझे उस प्रशासनिक दायित्व से वर्ष 2018 में अलग होना पड़ा था। और मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि मुझे प्रशासनिक फील्ड में ही अपने को स्थापित रखना है या विशुद्ध रूप से एकेडमिक फील्ड में ले जाना है। तो मेरे सामने वह बड़ा कठिन प्रश्न था। लेकिन कभी-कभी मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ उसका सोचा हुआ नहीं होता है। जो प्रकृति या उसकी ईश्वरीय सत्ताएँ सोचती हैं, वह भी उसके लिए सबसे आधारभूत तत्व होता है। और मैंने अपने आप को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार किया है कि नहीं, एकेडमिक जीवन के साथ-साथ मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में रहना है। और फिर से मैंने वर्ष 2021 से प्रशासनिक जीवन में प्रभु की अनुकंपा से वापसी की और मुझे लगता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में चूँकि काम करने के बड़े अवसर हैं, जो इच्छा आपके मन में है सुधार के लिए, जो इच्छा आपके मन में है समाज के लिए नए आदर्श स्थापित करने की, उन सभी इच्छाओं को और उन राष्ट्र सापेक्ष तथ्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए आपके पास एक बड़ा अवसर होता है। तो मैंने प्रशासनिक जीवन को अपनाने का निर्णय लिया और वह मेरे लिए एक कठिन निर्णय का दौर था, लेकिन उस निर्णय को प्रभु की कृपा से मैंने प्राप्त किया, पूर्ण किया और मैं उस पर अभी तक तटस्थ हूँ, कार्यरत हूँ। तो मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन का एक कठिन निर्णय का दौर था और वह निर्णय सकारात्मक है। Let's move to our segment second, personal journey and experiences. सर, क्या आप हमें अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, देखिए मेरी पर्सनल जर्नी शुरू होती है आजमगढ़ से। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ और वह मेरा जन्म स्थान है। मेरे पिता मूल रूप से शिक्षक थे और मेरा एक संयुक्त परिवार है और आमतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में संयुक्त परिवारों की एक परंपरा रही है और वह आज भी चल रही है।
मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। हम 4 भाई और 1 बहन हैं और यह सौभाग्य का विषय है कि हम सभी अकादमिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी कॉलेज आजमगढ़ में पूर्ण हुई थी और इंटर मैंने वहीं से किया है, दयानंद वैदिक कॉलेज से। और उसके बाद मेरी उच्च शिक्षा उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी से पूर्ण हुई है। मैंने बीए, एमए, पीएचडी यूपी कॉलेज से ही किया है। और इसके बाद मुझे एक अवसर मिला वर्ष 1998 से वर्ष 2001 तक नौगांव मध्य प्रदेश में रहने का, कुछ पारिवारिक कारणों से। और उस दौर में मैं वहाँ आकाशवाणी छतरपुर में आकस्मिक उद्घोषक के रूप में भी 4 वर्ष कार्यरत रहा। और इसके बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित होकर मैं वर्ष 2001 से उरई में पदस्थ हूँ। लगभग 25 वर्ष की मेरी यात्रा यहाँ पूर्ण हो चुकी है और निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, काशी का महात्म्य माहौल और अब बुंदेलखंड में काम करना, ये सब हमारे जीवन के अनुभव के गंभीर दस्तावेज हैं। और मुझे लगता है कि जीवन में जो कुछ भी मुझे प्रतिक्षण सीखने और समझने को मिला है, उसमें इन भिन्न भिन्न संस्कृतियों का बड़ा योगदान रहा है। अकादमिक जीवन का जहाँ तक प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन में भी मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी था और विज्ञान के बाद मैंने कला वर्ग में अपना चयन किया और विज्ञान तक मैं इंटरमीडिएट में विद्यार्थी रहा। इसके बाद मैं कला वर्ग का विद्यार्थी होकर के स्नातक और परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। मैंने विद्यार्थी जीवन में एनसीसी भी ली थी और सी सर्टिफिकेट भी किया है। और एनसीसी की तरफ से मुझे WHMI मनाली में 2 बार माउंटेनियरिंग का, पर्वतारोहण का कोर्स भी मैंने किया है और 2 बार पीक क्लाइंब करने का भी अवसर मिला था। तो ये सारे मेरे जीवन के अनुभवात्मक दस्तावेज हैं, जिसमें मुझे लगता है कि समूचे जीवन की पृष्ठभूमि को निर्मित करने के लिए ये सारे दस्तावेज बड़े सकारात्मक और सबल हैं। सर, आपकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा मोमेंट आया है जो आपको लगा हो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो गई है? ऐसे कई क्षण आए, विद्यार्थी जीवन में भी आए और प्रशासनिक जीवन में भी आए। विद्यार्थी जीवन में जब ये प्रश्न मेरे सामने आया कि मुझे अपने आगे के करियर के लिए साइंस को छोड़ करके आर्ट्स को अपनाना है, आर्ट्स को लेना है, तो वो मेरे लिए बड़ा कठिन समय था जब मुझे विज्ञान वर्ग से कला वर्ग में अपने को स्विच ओवर करना था। लेकिन अध्ययन और अध्यवसाय की नीति ने मेरा सहयोग किया और मैंने उस दौर से अपने को मजबूत किया। प्रशासनिक जीवन में एक बड़ा कठिन समय था और उसको मैं अपने जीवन के दस्तावेज में बहुत कठिन समय के रूप में संचित रखता हूँ। जब मुझे वर्ष 2018 में किन्हीं कारणों से प्रशासनिक जीवन में व्यवधान का सामना करना पड़ा था और तब मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न था कि मैं प्रशासनिक जीवन में रहूं या अकादमिक जीवन में ही जाऊं। लेकिन ईश्वर की कृपा और प्रकृति की और नियति की नियताप्ति ने मुझे प्रशासनिक जीवन में ही रखा और वर्ष 2021 से मैं प्रशासनिक जीवन में हूँ। तो मुझे लगता है कि जीवन के दौर चाहे जितने भी कठिन हों, परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हों, लेकिन अगर आपका समय, प्रकृति और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है तो आप उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। और मैं भी इन परिस्थितियों से बाहर निकला और एक प्रशासक के रूप में एक सेवा भाव के साथ मैं आपके सामने बैठा हूँ। सर, लीडरशिप रोल में आपको सबसे टफ डिसीजन कब लेना पड़ा? मुझे लगता है कि जिस प्रसंग की चर्चा मैंने अभी की, लीडरशिप रोल में, प्रशासनिक जीवन के संदर्भ में, जब मैंने प्रशासनिक जीवन को किन्हीं कारणों से छोड़ा और दोबारा मुझे प्रशासनिक जीवन को अपनाना पड़ा, तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा कठिन समय था। जब मैं अपनी नेतृत्व शक्ति से, अपने चिंतन से, अपने वैचारिक आधार से सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन के लिए उद्यत था और वह दौर मेरे लिए बहुत कठिन था।
और वर्ष 2021 में मैं उस कठिन दौर से बाहर निकला और मैं अपने प्रशासनिक दायित्व के लिए, अपने नेतृत्व कार्य के लिए प्रतिक्षण समर्पित हूँ। वह दौर मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन अब मैं फिर से पूर्ण संतुष्टि भाव के साथ अपने कार्य में अग्रसर हूँ। ये प्रभु की कृपा है। Moving to our segment third, youth skills and future. सर, आपके अकॉर्डिंग यूथ को आज कौन कौन सी कोर स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लेनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि युवाओं को आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, उसमें कौशल विकास की दृष्टि से अपने को दक्ष रखना चाहिए और संचार साधनों का पूर्ण प्रयोग करते हुए अपने को तकनीकी रूप से दक्ष रखना चाहिए। जहाँ तक आज के समय की बात है, भाषाई ज्ञान एक बहुत बड़ा संकट युवाओं के साथ है और मैं अनुभव करता हूँ इस बात को कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, उसको भाषा की दृष्टि से बहुत समस्या है, क्योंकि शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी बोलना, समझना, लिखना और उसमें व्यवहार करना, यह आज की बहुत बड़ी चुनौती है। तो युवाओं को तकनीक के साथ साथ भाषाई दक्षता पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप हिंदी में संवाद कर रहे हैं तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में संवाद कर रहे हैं तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, स्थानीय बोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके व्याकरणिक और व्यावहारिक रूप का आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं तकनीकी दक्षता के दौर में, तकनीकी होड़ की दौड़ में एक तरह से भाषा ज्ञान और व्यवहार ज्ञान पीछे छूट रहा है। तो भाषाई परिपक्वता, तकनीकी संपन्नता, ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। विषय ज्ञान की आवश्यकता है, जिस विषय से हम अध्ययनरत हैं उस विषय का हमारे पास पूर्ण अनुभव ज्ञान होना चाहिए। तो विषय, भाषा और तकनीकी, इन तीनों का समन्वय आज के विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसे मैं मानता हूँ। सर, आपको क्या लगता है, सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस काफ़ी है? नहीं, युवाओं के लिए एकेडमिक एक्सीलेंस काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ-साथ बिहेवियरल सेंस भी बहुत बड़ी भूमिका रखता है। अगर कोई लड़का बहुत मेधावी है लेकिन केवल टेबल पर्सनैलिटी बन कर के रह गया है, उसे सामाजिक व्यवहार का ज्ञान नहीं है, उसे सामाजिक परंपराओं का ज्ञान नहीं है, सामान्य शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसका व्यक्तित्व एकांगी है। और व्यक्तित्व के मूल्यांकन की बात आप जब करेंगे, जब व्यक्तित्व के मूल्यांकन की बात आती है तो संपूर्णता की बात की जाती है। तो मुझे लगता है कि एकेडमिक के साथ-साथ व्यावहारिकता और संस्कार, इनका समावेश विद्यार्थी के जीवन में बहुत आवश्यक है और उस पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। सर, डेवलपमेंट के नाम पर सोशल मीडिया का स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है और मुझे लगता है कि मैंने शुरुआत में जो एक बात कही थी कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसको वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं या अभिशाप के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक वही बात सोशल मीडिया से भी है। सोशल मीडिया आज के समय में एक तरफ जहाँ जागरूकता पैदा कर रही है, हमारे संज्ञान सीमा का विस्तार कर रही है, वहीं बहुत सारी विकृति और विवाद को भी जन्म दे रही है। तो मुझे लगता है कि मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि नई पीढ़ी को सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय केवल उन्हीं अंशों पर अपने को केंद्रित रखना चाहिए, जिन अंशों में वो उनकी सूचना, ज्ञान, संस्कार या परिवेश अभिवृद्धि का माध्यम बन सके। और जिस सीमा के बाद वो हमारे लिए नुकसानदेह सिद्ध हो, हमें उसका परित्याग करना चाहिए। तभी हम संचार और तकनीक का वास्तविक और व्यावहारिक प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। सर, आपके हिसाब से एक स्मॉल सिटी स्टूडेंट को क्या माइंडसेट रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का एक पक्ष थोड़ा-सा संशोधित होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल सिटी और हाईटेक सिटी में संचार साधनों की दृष्टि से अब बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है। तकनीक ने गाँव में बैठे हुए एक विद्यार्थी को भी वह सारे अवसर उपलब्ध करा दिए हैं जो एक महानगर में बैठे हुए विद्यार्थी के पास है। हाँ, जहाँ तक छोटे शहरों में रहने वाले विद्यार्थियों का प्रश्न है, उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वह ज्ञान और उस तकनीक की उन पूरी संभावनाओं का सकारात्मक प्रयोग करें, जिनसे वह अपने करियर को
अभिवृद्धि कर सकें, अपने करियर में परिवर्तन ला सकें और समाज सापेक्ष हो सकें, इस बात पर विशेष बल देना चाहिए। और यही तकनीकी का लक्ष्य भी है, यही समाज का चिंतन का मूल आधार भी है। तो मुझे लगता है कि एक स्मॉल सिटी, जो कि एक परिकल्पनात्मक शब्द मैं मानता हूँ, उसमें विद्यार्थियों को इन पक्षों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, एक प्रिंसिपल के रूप में आपने बच्चों में कोई ऐसी कॉमन वीकनेस देखी है? हाँ, ये अगर कॉमन वीकनेस की बात करें तो वीकनेस तो बहुत है विद्यार्थियों में, लेकिन 2 वीकनेस मैं आज के समय में देख रहा हूँ और ये शिक्षा के सभी स्तरों में इस बात को देखा जा सकता है, चाहे वह प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, कि विद्यार्थी का कक्षा से मोह भंग हुआ है। विद्यार्थी ने क्लासरूम अटेंड करना बंद किया है, जिसको आप कहते हैं। कक्षा से जो विद्यार्थी का मोह भंग हो रहा है, विद्यार्थी विद्यालय नहीं आना चाहता है, महाविद्यालय नहीं आना चाहता है और तकनीक के माध्यम से जो कुछ भी वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है या पढ़ना चाहता है, तो यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये कॉमन प्रॉब्लम, सामान्य समस्या लगभग सभी विद्यार्थियों में देखी जा रही है कि क्लासरूम टीचिंग से उनका थोड़ा मोह भंग दिखाई दे रहा है। सर, अगर आपको आज 15 से 18 साल के स्टूडेंट्स को एक लाइफ मंत्र देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक पंक्ति में अगर कहूँ सभी विद्यार्थियों के लिए, ये केवल 15 से 18 पर ही नहीं, अगर आप इसको लागू करें तो ये हर वय के लिए लागू हो सकता है। 3 बातें हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वाध्याय, चिंतन और मनन, ये हमारी संस्कृति की मूल विशेषता है। विद्यार्थी के लिए स्वाध्याय करना अति आवश्यक है, स्वाध्याय का चिंतन करना अति आवश्यक है और उसके बाद मनन करना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर विद्यार्थी स्वाध्याय, चिंतन और मनन इस त्रैत व्यक्तित्व पर केंद्रित हो गया, तो मैं समझता हूं कि किसी विद्यार्थी को समाज सापेक्ष बनने में, सफल होने में, उपयोगी होने में कोई शंका नहीं रह जाती है। सर, जैसा कि आपने बताया, स्वाध्याय, चिंतन और मनन एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सर, मगर स्वाध्याय के लिए मूड चाहिए, तो मूड डेवलप कैसे करें? देखिए, स्वाध्याय के लिए मूड का जो है कोई मेरे हिसाब से बहुत सकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। हालांकि आज की जो जनरेशन है मूड पर और स्पेस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। मुझे लगता है कि अगर आप मूड की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। अगर आप भारतीय परिवेश की बात करें तो सबसे पहले हम लोग विद्यार्थी थे तो हम लोग पढ़ते थे, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल आप सूर्योदय के समय उठिए। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूँ, मैं भी विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा हूँ, विज्ञान से कला में आया हूँ। तो सुबह सुबह उठिए। और मैं विद्यार्थियों को एक बड़ा अच्छा संदेश देता हूँ, अपने महाविद्यालय में भी बात कहता हूँ संवाद के समय, कि आप सूर्योदय के समय उठने की कोशिश कीजिए। और सूर्योदय के समय आप उठ करके, वह आपका मस्तिष्क नींद के बाद एकदम स्वतंत्र रहता है, फ्रेश रहता है। आप जिस भी ईश्वर को, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसको मन में धारण कीजिए और आप निश्चिंत भाव से योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने मन, मस्तिष्क, शरीर को परिशुद्ध कीजिए और इसके बाद स्वाध्याय कीजिए। क्योंकि जो हमारी आध्यात्मिक अवधारणा है उसमें ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। और आजकल थोड़ा जनरेशन का एक मैं अंतर देख रहा हूं कि वो जब सोने का समय होता है तब पढ़ते हैं और जब पढ़ने का समय होता है तब सोते हैं। तो ये जो प्रत्यावर्तन का दौर चल रहा है, ये सकारात्मक, मेरा अपना मत है कि यह बहुत सकारात्मक नहीं है। तो योग है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ये हमारे स्वाध्याय पक्ष को मजबूत करते हैं, हमारे चिंतन को एकाग्र करते हैं। आध्यात्म और योग हमारे चिंतन को एकाग्र करता है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्जागृत करता है। सबके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के स्रोत को कहीं न कहीं हमें पुनर्जागृत करना होता है। तो योग और मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान है, धारणा है, इसके माध्यम से हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपने चिंतन को संकेंद्रित कर सकते हैं। और हमें लगता है कि इसके बाद हम स्वाध्याय की प्रक्रिया में अगर आए, नियमित अध्ययन करना शुरू करें, विषयों के लिए समय दें,
तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत सकारात्मक वातावरण और प्रभाव विद्यार्थियों के लिए साबित हो सकता है। सर, जैसा कि आपने अभी बोला कि स्टूडेंट का क्लासरूम में मन नहीं लगता है, फिर वो अटेंड नहीं करते क्लासेस, तो आप टीचर्स को ऐसा क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, टीचर और संस्थाओं का रोल बहुत ज़्यादा है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन विद्यार्थी को भी इस बात के लिए अपने को तैयार करना होगा कि हमको कुछ पाने के लिए, हमको कुछ पढ़ने के लिए बहुत विनम्र भाव से शिक्षक के या संस्था के पास जाना होगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि शिक्षा दान है, विद्या दान है, और जब हम दान लेने जाते हैं और दान देते हैं, तो दोनों में विनम्रता अपेक्षित है। विद्यार्थी को भी विनम्र भाव से संस्था में जाना होगा और शिक्षक को भी विनम्र भाव से विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करानी होगी। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी अगर संस्था में स्वागत और अभ्यर्थना का भाव लेके जाता है और शिक्षक अगर उसी निष्ठा और समर्पण से विद्यार्थी को अपना समय, अपना अंश, अपनी ज्ञान चेतना से अभिसिंचित करता है, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं कोई ऐसा कारण नहीं है कि विद्यार्थी कक्षा में ना आए और विद्यार्थी शिक्षक से न जुड़े। इसके लिए विद्यार्थी को भी पहल करनी होगी और शिक्षकों को भी अपनी भूमिका का सकारात्मक निर्वहन करना होगा। We are moving to our segment 4, education policy and system. सर, आपके अकॉर्डिंग एक कौन सा आइडियल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे जो बच्चे हैं वो स्वाध्याय, चिंतन और मनन की ओर अग्रसर हों? देखिए, आइडियल एजुकेशन सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो मेरा अपना अनुभव ये है कि क्लासरूम टीचिंग से बढ़िया आइडियल सिस्टम कोई भी नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी महाविद्यालय में, विद्यालय में आए, शिक्षक के साथ संवाद करे और भौतिक रूप से उपस्थित होकर के शिक्षा ग्रहण करना, भौतिक रूप से संवाद कायम करना, यह मैं समझता हूँ कि एक आइडियल वातावरण हो सकता है, आइडियल स्टेटस हो सकता है एजुकेशन के लिए। और महाविद्यालय या विद्यालय में उपस्थित होकर के पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ना, अपने निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ना, अपने निर्धारित कक्षा में शिक्षक के साथ स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, उससे संवाद स्थापित करना, यह एक आइडियल वातावरण है और ये बहुत सकारात्मक और प्रभावशाली वातावरण है। और मुझे लगता है कि आज के समय में भी इस परंपरा को, जिसको हम लोगों ने कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया है, इसको फिर से स्थापित करना होगा कि ऑनलाइन क्लासेस की अपेक्षा ऑफलाइन क्लास और भौतिक रूप से संवाद बहुत आवश्यक है। सर, क्या आपको लगता है कि मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि सरकारों ने मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम को बहुत परिवर्तित किया है। बच्चों में जो निराशा और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए ग्रेडिंग की व्यवस्था लागू की गई है और बहुत सारे माध्यमों में ग्रेडिंग सिस्टम के कारण अब फेल होने की स्थिति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्क्स बेस्ड सिस्टम का कोई विकल्प प्रभावी रूप से हमारे सामने नहीं है और मूल्यांकन किसी भी कार्य का एक आधार होता है और मूल्यांकन होना अपेक्षित भी है। और मूल्यांकन से ही हम अपने आप को ये प्रतिस्थापित कर पाते हैं कि हम किस स्तर पे हैं और हमको कितने श्रम की आवश्यकता है, हमको कितने अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इवैल्यूएशन बेस्ड सिस्टम में किसी बहुत बड़े परिवर्तन की गुंजाइश तब देखी जाए जब उसका कोई बहुत सकारात्मक विकल्प हमारे सामने मिले। सर, जैसा कि आपने बताया, एक स्टूडेंट को टीचर के साथ इंटरेक्ट होना आवश्यक है। तो इसके लिए आज के टाइम पे आपने एवोल्यूशन किस तरीके का देखा टीचर्स के बदलाव में? देखिए, परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन जब होता है तो यह आवश्यक नहीं है कि सकारात्मक ही हो। सकारात्मक परिवर्तन भी होते हैं, नकारात्मक परिवर्तन भी होते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि में, विद्यार्थी के व्यवहार में, समाज की परिस्थितियों में, शिक्षण के वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत उतार चढ़ाव भी है। लेकिन मेरा इस मामले में बहुत सशक्त रूप से मानना है कि जो सकारात्मक परिवर्तन है, हमको उसी को स्वीकार करना चाहिए और जो परिवर्तन हमें समाज सापेक्ष न रखे, हमें समाज से काटे या समाज की मुख्य धारा से हमें पृथक करे, हमें उस परिवर्तन से बचना चाहिए, उन परिस्थितियों से बचना चाहिए।
सर, जब हम अपना करियर चूज करते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या फिर जॉब सिक्योरिटी देखनी चाहिए? देखिए, आमतौर पर अब जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, उसमें पैशन को कहीं न कहीं मजबूरी में विद्यार्थियों को पीछे छोड़ना पड़ता है जॉब सैटिस्फैक्शन के लिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आपका जो पैशन है उसको भी अपने साथ लेकर के चलना चाहिए। कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जॉब भी आवश्यक है, पैशन के साथ-साथ मान लीजिए कि मुझे चित्रकारी का बहुत शौक है, लेकिन चित्रकारी के माध्यम से मैं किसी सेवा में नहीं आ सकता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए अर्निंग मेंबर नहीं बन सकता हूँ, मैं आजीविका का माध्यम निर्मित नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे परिस्थितियों के हिसाब से जॉब करनी है क्योंकि आजीविका चलानी है, पारिवारिक संचालन करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन का संचालन करना है, लेकिन पैशन को छोड़ना नहीं चाहिए। जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, जो आपके भीतर सशक्त अभिरुचि है, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, उसको समानांतर संचालित करना चाहिए। और प्रकृति में अपनी पुरुषार्थ से, अपने श्रम से जब हमको अवसर मिले, तो उसको और पुनर्जीवित करना चाहिए, उससे और आधार निर्मित करने चाहिए। सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को जो फैमिली प्रेशर और जो पीयर प्रेशर मिलता है, इतने ज़्यादा प्रेशर को वो कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा जो मैंने अभी पहले आपसे चर्चा की थी कि अपने को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करना होगा और श्रम करना हमारे हाथ में है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल प्रभु के शरण में निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी को पूर्ण श्रम के साथ अध्ययन करना चाहिए, अपनी परीक्षा देनी चाहिए और परिणाम सकारात्मक, नकारात्मक कुछ भी हो सकते हैं, उससे घबराने की या उससे दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम ईमानदारी से अपने पाठ्यक्रम को, अपने जो भी निर्धारित लक्ष्य है उसको पूर्ण करते हैं, तो मुझे लगता है कि सफलता निस्संदेह मिलेगी, उसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि फेलियर के बाद हम अपना कमबैक कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाएं? फेलियर के बाद कमबैक देखिए बहुत कठिन लक्ष्य होता है, बहुत कठिन प्रश्न है और कुछ बातें भाषा में कही जा सकती हैं लेकिन कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो परिस्थितिजन्य होते हैं। फेलियर के बाद अगर आपको कमबैक पढ़ना है तो इसके लिए हमारे परिवार से, हमारे शिक्षकों से, हमारे मित्रों से बहुत ताकत मिलती है और मुझे लगता है कि परिवार हमारी सच्ची पाठशाला होती है, सबसे बड़ी पाठशाला होती है और हम परिवार से, अपने माता-पिता से मार्गदर्शन प्राप्त करें, अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और असफलता यह कभी नहीं सिद्ध करती है कि हमारे सफलता के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। असफलता आपको प्रेरित करती है कि हमारे प्रयास जो अब तक कम रह गए हैं, उन्हें हम और परिपूर्णता के साथ आगे ले जाएँ। तो वो प्रयास हमें सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि असफल होना इस बात को नहीं सिद्ध करता है कि हम इस समाज से अब कट चुके हैं। असफल होना इस बात का एक बड़ा आधार भी है कि हमको और अधिक श्रम करना चाहिए और श्रम अगर लगन के साथ है, निष्ठा के साथ है, तो वह हमें आशातीत सफलता निश्चित प्रदान कराता है। Let's start with our segment 6, Youth Mindset and Discipline. सर, आप आज के यूथ में कौन सी पॉजिटिव क्वालिटी देखते हैं? मुझे लगता है कि आज का जो युवा वर्ग है वह आत्मविश्वास से भी परिपूर्ण है और उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है यह एक बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ को जानने की कोशिश, हर चीज़ को समझने की कोशिश और तर्क करने की जो इच्छा आज के युवाओं में दिखती है वह मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक है और युवा पीढ़ी अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी जिज्ञासा के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर हर चीज़ से जुड़ना चाहती है, यह एक बहुत सकारात्मक भाव है। सर, जैसे कि आपने अभी हमें पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताया, वैसे ही क्या आप हमें वीक पॉइंट के बारे में बता सकते हैं? वीक पॉइंट का जहाँ तक प्रश्न है देखिए मैंने शुरू में भी चर्चा की थी कि युवाओं ने स्वाध्याय से थोड़ा अपने को काटा है, सांस्कृतिक चिंतन मूल्यों से थोड़ा अपने को काटा है और कहीं न कहीं जो हमारी परंपराएं हैं, जिस धर्म के या जिस संस्कृति के या जिस विचार के हम मानने वाले हैं, उनके मूल संदर्भों से हम कहीं कटे हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी कमी है कि हम अपनी मूल प्रवृत्ति से कहीं न कहीं कट रहे हैं। चाहे वह हमारी
पारिवारिक जीवन शैली हो, हमारी सामाजिक जीवन शैली हो, हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली हो, हमारा विद्यार्थी जीवन हो, हमको मूल स्रोत से जुड़ना होगा। चाहे वह विद्यार्थी का भाव हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन का भाव हो, चाहे पारिवारिक जीवन का भाव हो। तो मूल स्रोत से कट जाना हमारे युवाओं की एक बहुत बड़ी कमी है और मैं समझता हूँ कि मूल स्रोत से जुड़ना हमारा अभीष्ट होना चाहिए। सर, क्या आप स्टूडेंट्स के डेली रूटीन में कोई ऐसी फिक्स हैबिट्स फॉलो करने को सजेस्ट करेंगे? हाँ, मैंने पहले आपसे एक बात कही थी कि 3 बातें बहुत आवश्यक हैं विद्यार्थियों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, स्वाध्याय, चिंतन और मनन। और इसके लिए मैं एक विशेष बात कहूँगा कि अभिभावकों को भी इस बात पर ध्यान देना होगा और बच्चों को विशेष रूप से, क्योंकि लक्ष्य वही हैं। और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए हमको और विशेष रूप से सूर्योदय के पूर्व अगर हम उठें और रात में जल्दी सो जाएं, तो हमको लगता है कि अगर हमारी दिनचर्या सही हो जाएगी तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अव्यवस्थित दिनचर्या हमारे जीवन में अव्यावहारिकता को जन्म देती है। और अगर हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होती है तब हम अपने जीवन क्रम को ही नहीं, अपने व्यक्तित्व को भी संचालित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा 2 संदेश है कि अपनी दिनचर्या को सही करें और स्वाध्याय, चिंतन, मनन की प्रवृत्ति से अपने को जोड़ें। सर, जैसे कि आपने अभी पॉजिटिव क्वालिटी में बताया कि स्टूडेंट को मूल स्रोत से जुड़ना चाहिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे इससे जुड़ सकता है? देखिए, आप देखते होंगे कि कोई उपग्रह धरती से छोड़ा गया तो एक न्यूज़ आती है कि ये उपग्रह छोड़ा गया और ये अपनी मूल कक्षा में स्थापित हो गया। तो मुख्य लक्ष्य क्या है? विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हम कोई भी अभियान जब संचालित कर रहे हैं तो वह अभियान, वह प्रक्षेपास्त्र या वह उपग्रह जब अपनी मूल कक्षा में पहुंचेगा तभी वह हमारे लक्ष्य के अनुरूप अपने संकेत दे सकेगा, हमको सूचनाएं प्रदान कर सकेगा। ठीक यही बात हमारे जीवन में भी है। हमारा जो मूल रूप है, अगर आप परिवार की बात करें तो परिवार में हमारा जो मूल स्वरूप है वो ये है कि माता पिता बड़ों का सम्मान करना चाहिए, प्रातःकाल उठना चाहिए, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक धर्म, पारिवारिक संस्कृति का हमें अनुपालन करना चाहिए। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो उसका मूल रूप ये है कि हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति विनम्र भाव रखना चाहिए, हमें अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है, हमें नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होना है, एक विद्यार्थी के रूप में अनुशासन का पालन करना है। अगर आप धर्म संस्कृति के क्षेत्र में बात करें तो मूल भाव ये है कि हम जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, जिस भी ईश्वर को मानने वाले हैं, उसके सिद्धांतों को, उसके नियम को, उसकी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करें। अगर सामाजिक जीवन की आप बात करें तो हमें लगता है कि सामाजिक जीवन का मूल है हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें समाज के सापेक्ष अपने जीवन को संचालित करना चाहिए, हमें भाषा का सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए, हमारी चिंतन शैली सकारात्मक होनी चाहिए। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का मूल स्वरूप होता है और मूल स्वरूप से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, मूल स्वरूप को जब तक हम अपनाएंगे नहीं, जब तक हम उससे संचालित नहीं होंगे, तब तक जो है हमें लगता है कि हम किसी माध्यम से सफल हो सकते हैं लेकिन समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं। तो मूल से मेरा आशय यही है कि पारिवारिक जीवन, विद्यार्थी जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, प्रत्येक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को मूलभूत धरातल से हमें जुड़ना है। Let's move to our segment 7, values and society. सर, एजुकेशन और मोरल वैल्यूज का रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ही हमारे भीतर ज्ञान, चेतना, संस्कृति सब कुछ का विस्तार करती है, निर्माण करती है। और अगर हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करें तो ये कहीं न कहीं मॉरल वैल्यूज़ की अगर बात होगी तो वो हमारे समाज से, हमारी शिक्षा से, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि से सीधा जुड़ा हुआ है। हमारे भीतर नैतिकता का यदि समापन हो जाए और अगर आप बड़े खुले शब्दों में कह लीजिए कि अगर हमारे भीतर से नैतिकता खत्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हम समाज सापेक्ष नहीं रह सकते हैं। इसलिए शिक्षा और संस्कृति का नैतिकता से बड़ा सीधा संबंध है। और हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में थे तो मॉरल वैल्यूज़ को केंद्रित करते हुए पाठ्य पुस्तकें भी थीं
और उससे संबंधित कक्षाएं भी संचालित होती थीं, तो मैं समझता हूं कि मॉरल वैल्यूज का एजुकेशन से बहुत सीधा और प्रत्यक्ष संबंध है। सर, जैसा कि आपने बताया मोरल वैल्यूज का एजुकेशन से संबंध है, तो एक यूथ सोसाइटी के लिए मोरल वैल्यूज से कैसे कंट्रीब्यूट करे? देखिए, पारिवारिक जीवन शैली और संस्थागत जीवन शैली दोनों से हमें हर क्षण सीखने को मिलता है। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, हमारा पारिवारिक जीवन क्या है, उससे हम जो कुछ भी सीखते हैं वही समाज में जाते हैं। और मुझे लगता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई मनुष्य है। मनुष्य, परिवार, उसका समाज, उससे एक बड़ा परिवेश, फिर राष्ट्र, ये सारे एक क्रम से जुड़े हुए हैं। और मॉरल वैल्यूज का जहाँ तक प्रश्न है, हम जो कुछ भी अपने परिवार से, अपने शिक्षण संस्थान से सीखते हैं, सीखने का एक बड़ा माध्यम वही होता है। और समाज से भी हमें हमेशा सीखने को मिलता है, और मैं समझता हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हमारे जीवन में हमारी पूंजी होती है, हमारा दस्तावेज होता है, और वही हम समाज के सामने प्रतिफलित करते हैं। तो मुझे लगता है कि पारिवारिक संस्कार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, और जिस विद्यालय में, जिस महाविद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ की पृष्ठभूमि, ये बहुत मायने रखते हैं, इनका बड़ा मतलब होता है, और इनसे हम अपने जीवन को संचालित करते हैं। We are moving to our segment 8, practical learning for school students. सर, आप 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? मुझे लगता है कि अ, पारिवारिक जीवन शैली, अनुशासन और स्वाध्याय, इन 3 चीज़ों को बहुत सख्ती के साथ अपनाना चाहिए। 9th to 12th जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी इस युवा वर्ग के, इस आय वर्ग, इस वय वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको इन 3 चीज़ों पर विशेष बल देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर वह इन 3 चीज़ों पर केंद्रित रहते हैं, तो इससे एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। सर, क्या आप सोचते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमारे करियर बनाने में हमको हेल्प करेंगी? बिल्कुल, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और मैं बचपन में जिन विद्यालयों में पढ़ा हूँ, और माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक मैं जिन महाविद्यालयों से गुजरा हूँ, मेरे व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में उन विद्यालयों और महाविद्यालयों में होने वाली जो गतिविधियाँ थीं, जिनमें जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ थीं, जो खेल-कूद की गतिविधियाँ थीं, जो अन्य गतिविधियाँ थीं, जिसमें हमको अपने प्रतिभा परिष्कार का बड़ा अवसर मिला, मैं इसको बड़ा सशक्त दस्तावेज मानता हूँ। और एक विद्यार्थी के बहुमुखी विकास के लिए मुझे लगता है कि इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और संस्थाओं में खेल-कूद, शैक्षणिक शिक्षणेतर गतिविधियों का बड़ा सामंजस्य है, और उनको यथावत जारी रखना चाहिए। ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सर, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो सबसे पहला क्या रिफॉर्म करते? मुझे लगता है कि हालांकि ये प्रश्न बड़ा कठिन है और कई आयाम इस प्रश्न के हैं, लेकिन 3 बिंदु आज के समय में बहुत बड़े परिवर्तन की मांग करते हैं। सभी कक्षाओं में प्रवेश की व्यवस्था, सभी कक्षाओं की परीक्षा व्यवस्था, और सभी कक्षाओं की मूल्यांकन व्यवस्था, ये एक सी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि प्रवेश, परीक्षा और मूल्यांकन, अगर ये एक पैरामीटर इसका तय कर लिया जाए, इसके लिए कोई राष्ट्रव्यापी फ्रेमवर्क बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था का बहुत भला हो जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया था कि एक स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन उसका टीचर होता है, मगर आज के बदलते दौर में क्या आप सोचते हैं कि जो टीचर्स हैं उनको एआई या टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेगा? देखिए, आधुनिकता चाहे जिस रूप में भी हमारे सामने आ जाए, लेकिन शिक्षक की जो महत्ता है वह कभी समाप्त नहीं होगी। क्योंकि आप इस बात को जान लीजिए कि एआई को संचालित करने वाला भी कोई मानव मस्तिष्क है। और इस संसार में मुझे लगता है कि सारी गतिविधियों के केंद्र में मनुष्य है। चाहे वह धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे ज्ञान हो, सारी परिस्थितियों में, सारी गतिविधियों के केंद्र में मनुष्य है, और मनुष्य के द्वारा ही सारी चीजें संचालित हैं। तो एआई हमारे दौर की बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हो सकती है, एआई हमारे दौर की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन शिक्षक का विकल्प कभी नहीं बन सकती है। एक शिक्षक के रूप में मेरा ये बहुत दृढ़ विश्वास है, क्योंकि संवाद की जो स्थिति प्रत्यक्ष होती है, जिसको हम कहते हैं आई कांटेक्ट करना,
शारीरिक भाव भंगिमा के माध्यम से अध्यापन करना, कायिक, मानसिक और वाचिक जो 3 शब्द हैं, अपने काया के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ने पढ़ाने की जो परंपरा है, ये कभी विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं होगी और मैं समझता हूं कि इसका स्थान एआई कभी नहीं ले पाएगा। हमारे ज्ञान, हमारे कोश की अभिवृद्धि का माध्यम तो बन सकता है, लेकिन शिक्षण का विकल्प नहीं बनेगा। सर, आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, हमको लगता है कि स्टूडेंट कभी सक्सेसफुल और एवरेज की कोटि में नहीं परिगणित किया जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो अभ्यास की प्रवृत्ति विद्यार्थी में विकसित होनी चाहिए और कोई भी विद्यार्थी कक्षा में मेधावी हो सकता है, कोई कम मेधावी हो सकता है, किसी के स्वीकार करने की क्षमता सीमित हो सकती है, किसी के ग्रहण करने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो सकती है, कोई हिंदी में बहुत अच्छा होता है, कोई अंग्रेजी में बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक होने के नाते उस अंतर को प्रतिस्थापित करने की बजाय उस अंतर को विलुप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक सफल विद्यार्थी और एक एवरेज विद्यार्थी की जो परिकल्पना है, मुझे लगता है कि इस परिकल्पना को विलुप्त करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों में समान अवसर विकसित हों और सभी विद्यार्थी समान भाव से शिक्षा ग्रहण करें और अपने प्रयास के माध्यम से, अपने प्रयास से वह शिक्षार्जन कर सकें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। रैपिड फायर, बुक्स या डिजिटल? दोनों। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? दोनों। सक्सेस की डेफिनेशन? समाजोपयोगी हो। सर, इस पॉडकास्ट के एंड में आप हमारे स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जीवन ज्योति चंद्रकमल एकेडमी के पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूँ और मैं विशेष रूप से यह बात करना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो प्रयास है वह बहुत सकारात्मक है और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में आपने जो अवसर और साधन विद्यार्थियों के लिए, जन समाज के लिए निर्मित किए हैं, यह बहुत बड़ा कदम है। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वह अपने बच्चे की दिनचर्या और बच्चे की एक एक गतिविधि पर सूक्ष्म नज़र रखें, सकारात्मक सहयोग दें, उनको मानसिक रूप से प्रोत्साहित करते रहें। शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि वह क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास और बच्चों से संवाद का क्रम बनाए रखें, जिससे बच्चों से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना और स्वाध्याय चिंतन मनन के सूत्र को अपनाना, यह उनके लिए बहुत आवश्यक है। मैं आज के इस संवाद सत्र के लिए पूरे परिवार को और आप दोनों को बहुत कुशलतापूर्वक प्रश्न पूछने के लिए, बहुत अच्छे संचालन के लिए बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूँ। सादर राम राम। Thank you, sir. Your words are giving clarity, inspiration, and direction to every learner. This conversation reminds us that education is not about only marks. It's about discipline, mindset, and lifelong learning. To every learner, dream big, stay consistent, and believe in your potential. This was the episode 5 of Jeevan Jyoti podcast. Stay tuned. Thank you for वेलकम।